नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अब बेलारूस में भी युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन FBI के घेरे में आ गए। सैटेलाइट की तस्वीरों में जोशीमठ की जमीन के तेजी से धंसने का दावा किया गया और KCR की रैली का न्योता नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार कर दिया। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन और बेलारूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। मतलब यह कि रूस के साथ जंग के बीच ही यूक्रेन और बेलारूस में भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके संकेत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिए जब उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर धावा बोल सकता है और इसके लिए बेलारूस की सेना का एक काफिला भी यूक्रेन से लगी सीमा की तरफ रवाना हो गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बेलारूस की सेना के इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में टैंक नजर आए, जो यूक्रेन के उत्तर से लगी बेलारूस की सीमा पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। इससे पहले यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी फौज को बेलारूस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बेलारूस ही पुतिन का वो अकेला साथी है जो जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। कहने को तो बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है, लेकिन युद्ध में वो लगातार अपने पड़ोसी के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। और पुतिन के आगे लुकाशेंको ऐसे बिछ गए कि पूरा बेलारूस ही रूस के हथियार डिपो में बदल गया, जहां अब भी रूस से भर भर कर घातक हथियार और मिसाइलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर बेहद घातक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह एक बार फिर बेलारूस ही बनने जा रहा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने हुंकार भरी कि अब बेलारूस से ही दो हाथ करने का वक्त आ गया है और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस की सीमा पर पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया, ताकि पुतिन की फौज को हमला करने से पहले ही रोका जा सके। इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे, उसे बेलारूस बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने बेलारूस से लगी सीमा के एक बड़े इलाके में अपने खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। उन्होंने टैंकों और तोपों से टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चरों से इतने रॉकेट दागे कि बेलारूस तक उनकी धमक पहुंच जाए और वो अपनी सीमा पर तैनात हथियारों को लेकर वापस चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर यूक्रेन के कई शहर रूस के हमलों से कांप जाएंगे। जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था। बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चेर्नोबिल, चर्निहिव, जतोमर और राजधानी कीव रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं, वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है। और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और ज़ेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है। बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने में लगा है, लेकिन जब उसके पड़ोसी पोलैंड ने उससे लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का मन बनाया, तो बेलारूस ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी कदम ठहरा दिया। और तो और बेलारूस यहां पर भी नहीं रुका। पोलैंड के साथ इस विवाद में उसने अपने साथी देशों को भी घसीट लिया और उसने पोलैंड के फैसले को रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO के खिलाफ खतरा बता दिया।
सीएसटीओ में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। सीएसटीओ का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कि कहता है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। मतलब बेलारूस इसे नेटो वर्सेस सीएसटीओ बनाने की कोशिश में है। इस बीच ईरान और इजरायल में एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखने लगे। इजरायल के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा, क्योंकि इजरायल के आर्मी चीफ ने सीधा ईरान पर हमले की योजना का जिक्र कर दिया। इजरायल के आर्मी चीफ से एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल हुआ था। जवाब देते हुए उन्होंने इजरायल की फौज का खतरनाक प्लान बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल की फौज को केवल सरकार के एक इशारे का इंतजार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी मिसाइल के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के बेहद करीब हैं, जिसकी इजरायल के पास पूरी जानकारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इजरायल ने पहले से ईरान के परमाणु बमों को निशाना बनाने की तैयारी की हुई है। यही वजह है कि इजरायल के आर्मी चीफ का यह बयान आग में घी डालने वाला साबित हुआ, क्योंकि पहले से ईरान के तेवर गर्म है। ईरान लगातार मोसाद पर ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पिछले एक महीने में ऐसे 7 लोगों को ईरान फांसी की सजा दे चुका है, जिनका कनेक्शन इजरायल से बताया जा रहा है। बल्कि ईरान का आरोप तो यह है कि वो 7 लोग इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस थे। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा इजरायल का बयान बड़े बवाल की वजह बन सकता है। पिछले महीने ही ईरान ने दावा किया था कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। इधर दिल्ली के कंझावला में अंजलि मौत मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद अंजलि मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और 11 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। ये सभी पुलिस वाले उस रात कंझावला इलाके में पीसीआर वैन और पुलिस पिकेट पर तैनात थे। 31 दिसंबर की रात आरोपियों की कार से घसीटे जाने के बाद अंजलि की मौत हो गई थी। उधर ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनते ही रूस भड़क गया। ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप के करीब रूस के जंगी जहाजों के मंडराने का एक वीडियो रूस ने जारी किया और दुनिया को दिखा दिया कि उसके एक इशारे पर ब्रिटेन का यह जहाज तबाह होने वाला था। क्योंकि वीडियो में रूस के 3 फाइटर जेट ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद करीब दिखे। इनमें 2 को तो सुखोई 24 बताया जा रहा है, जो आसमान से सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ब्रिटेन के इतने बड़े जहाज पर अगर रूस के फाइटर जेट बम बरसा देते तो एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये घटना जुलाई 2021 की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो रूस ने अब जारी किया, जिसकी वजह है HMS क्वीन एलिजाबेथ पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर। इसमें दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर की एक चेतावनी के बाद रूस के फाइटर जेट पलट गए। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसकी लागत 320 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लग गई और अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया। उधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही ने अपना बयान दर्ज कराया। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से संपर्क किया और बयान दर्ज कराने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नोरा फतेही का बयान दर्ज कराया गया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। ऐसे में वहां उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल जाए, जिससे न सिर्फ उनकी भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि उनके लिए कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसी मांग को लेकर एक इलाके में कई लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध किया और इससे पहले वहां रहने वाले लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना की शय पर ही ये साजिश रची जा रही है ताकि उनके इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना के साथ लोगों की झड़प की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर का एक बड़ा हिस्सा चीन को लीज पर देने को भी तैयार है, जहां पाकिस्तान चीनी निवेश को बढ़ाकर अपना कर्ज चुकाने की फिराक में है। इन्हीं सब वजहों से वहां रहने वाले लोग अब किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं
उधर अमेरिका के अलाबामा राज्य में उठे बवंडर ने कई जगहों पर जमकर तबाही मचाते हुए 6 लोगों की जान भी ले ली। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले राज्य में कुल 23 बवंडर दर्ज किए गए थे। आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में वहां फिर बवंडर उठ सकता है। जबकि अभी लोग एक दिन पहले मची तबाही से ही निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बवंडर जहां से भी गुजरा वहां अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया, जिसकी कुछ तस्वीरें अलाबामा राज्य के सेल्मा शहर से भी सामने आई, जिनमें जमीन से आसमान की तरफ कई फीट ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया, लेकिन उसने जगह जगह भारी तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। एक तस्वीर में तो वहां का एक इलाका खंडहर में तब्दील नजर आया। ताकतवर बवंडर ने बिजली के खंभों को भी जमीन पर धराशायी कर दिया, जिसके कारण राज्य में 50,000 लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। इधर हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद आरोपों के घेरे में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी भी आ गए, क्योंकि बताया गया कि खुदकुशी से पहले जगदीश नंबरदार का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने नफे सिंह पर धोखे से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इसी आधार पर परिवार ने शिकायत की, जिसके बाद आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। सोसाइटी बनाई गई है। आरोपियों में एक पुलिस वाले का भी नाम है। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का काम 50% तक पूरा हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मंदिर के दूसरे हिस्सों की तरह गर्भगृह निर्माण का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये गर्भगृह है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इसका तैयार हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक जनवरी 2024 से मंदिर में पूजा शुरू हो जाएगी। 21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण अगस्त 2023 और दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा। इस बीच यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में सोलेदार नाम की जगह पर अचानक रूस और यूक्रेन की फौज में संघर्ष तेज हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसने यूक्रेन के 500 सैनिकों को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि सोलेदार में दोनों देशों के फौजों के बीच संघर्ष जारी है। बल्कि यूक्रेन की फौज के वीडियो जारी करने के बाद रूस बुरी तरह तिलमिला उठा। रूस की फौज ने अपने सैनिकों की एक तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के सैनिकों का पेट्रोलिंग का वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया गया कि यह वीडियो सोलेदार का है और वहां रूस की फौज का अब भी भारी जमावड़ा है। रूस को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन ने कुछ वीडियो जारी किए थे। दावा किया गया था कि सोलेदार पर कब्जा करने आए रूस के सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। वीडियो में रूस के सैनिक भागते दौड़ते और गोलियों से बचने की कोशिश करते दिखे। यहां तक कि आसमान से बमबारी करने का वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया था और दावा यह किया कि उसने रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया। सोलेदार एक ऐसी जगह है जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। बखमुत नाम की जिस जगह पर पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, सोलेदार उसके बेहद करीब है। बल्कि दावा तो यह किया जाता है कि बखमुत की जंग का फैसला सोलेदार से किया जा सकता है। इसीलिए यूक्रेन और रूस की नजर सोलेदार पर है, जिसकी पहचान नमक की खदानों के लिए है। सोलेदार से 10 किलोमीटर दक्षिण में बखमुत है। महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वैगनर ग्रुप और यूक्रेन की फौज कई दिन से भीषण जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना को लगता है कि अगर उसने सोलेदार पर कब्जा कर लिया तो वो बखमुत की लड़ाई का रुख बदल देगा। सोलेदार से उसके लिए बखमुत में मिसाइलें बरसाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा सोलेदार में अंडरग्राउंड सुरंगों का भी एक बड़ा जाल है। माना जा रहा है कि रूस की फौज का जमावड़ा सोलेदार की उन्हीं सुरंगों में है। इधर द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम शामिल नहीं किया गया। फीफा की इस लिस्ट में 14 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जिनमें अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी शामिल हैं। लेकिन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए जिन 14 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं है। अब इनमें एक खिलाड़ी को फीफा की तरफ से बेस्ट प्लेयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बीच खबर है कि रूस की ज़रकॉन मिसाइल को ले जा रहा जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा से बाहर निकल गया। रूस के इस जहाज की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। माना जा रहा था कि रूस की कोशिश ब्रिटेन के खिलाफ कुछ बड़ा करने की है, क्योंकि नॉर्वेजियन सागर से होता हुआ जो जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में पहुंचा था, उस पर वही ज़रकॉन मिसाइल तैनात थी। रूस के पास ज़रकॉन मिसाइल से बड़ा कोई दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन खबर है कि यह जहाज ब्रिटेन की सीमा से बाहर निकल गया। रूस की नौसेना के मुताबिक उनका यह जहाज एक रिसर्च मिशन पर है। यह जहाज अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर होता हुआ हिंद महासागर तक पहुंचेगा। लेकिन ब्रिटेन की समुद्री सीमा से इस जहाज के निकलते ही ब्रिटेन ने राहत की सांस ली। दावा है कि जब तक ये जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में रहा, तब तक ब्रिटेन की टेंशन कम नहीं हुई। लगातार ब्रिटेन और रूस की नौसेना संपर्क में रही।
उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। एक रोज पहले ही उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत जीता था, जिसके बाद परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और फिर विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक राज्यपाल अगर सीएम की सिफारिश नहीं मानते हैं तो विधानसभा 48 घंटे में अपने आप भंग हो जाएगी। पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की PMLQ की गठबंधन सरकार है। इस बीच खबर है कि जेलेंस्की के हाथ पुतिन का एक बेहद खास सिस्टम लगा है। यह ऐसा सिस्टम है जो पुतिन के सैनिकों को हमले की जानकारी पहले ही दे देता है और ड्रोन के खतरे को भी कम करता है। सबूत के तौर पर यूक्रेन के एक सैनिक ने उस जब्त सिस्टम का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें हेलमेट पर फिट वो लेजर वार्निंग सिस्टम नजर आया। इसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर को लेजर गाइडेंस सिस्टम से निकलने वाले लेजर की भनक पहले ही लग जाती है, इसलिए वो यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को अलर्ट कर देता है कि आगे खतरा है। बताया गया कि स्पाइडर लेजर डिटेक्शन सिस्टम लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता है। तपा देने वाली गर्मी हो या फिर हाड़ कपा देने वाली ठंड, स्पाइडर कभी सुस्त नहीं पड़ता। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप यूक्रेन में लड़ रही है। डोनेट्स्क के जिस बखमुत शहर में सबसे ज्यादा खून खराबा हो रहा है, वहां यूक्रेन की सेना के सामने वैगनर ग्रुप ही है। बताया गया कि उसी लड़ाई के दौरान यूक्रेन ने रूस का सिस्टम जब्त कर लिया। इधर 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए, जिनकी तैनाती में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कुछ आईएएस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं समेत राज्य मंत्री अग्नि चंद्राकर के घर पर भी छापा मारा। इनके अलावा कुछ बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में कुछ आरोपी जेल में बंद हैं, जिनमें अग्नि चंद्राकर के दामाद भी शामिल हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में डिजाइन हुई और अफगानिस्तान में ही बनी पहली सुपर कार पेश की। हालांकि कार को बनाने में तालिबान का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि काबुल का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट और एक कंपनी के इंजीनियर बीते 5 साल से कार को बना रहे थे और तालिबान ने करीब 1.5 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन फिर भी तालिबान ने अफगानिस्तान में बनी पहली सुपर कार का श्रेय लेने के लिए पूरे तामझाम के साथ उसकी नुमाइश की। सामने आई तस्वीरों में वो काली सुपर कार किसी एक्शन पैक्ड फिल्म का हिस्सा लगी। उसे देखकर तालिबान की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा मानो उन्होंने अजूबा देख लिया हो। कार की तस्वीरें लेने के लिए लोगों के फोन निकल आए। वो कार को छूकर देखने लगे कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। हालांकि ये कार चलती कैसी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि न तो वीडियो में कहीं भी कार दौड़ती नजर आई और न ही कार के फीचर बताए गए। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। 1 और 2 जनवरी को हुए इस आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके घर वालों से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। राज्य में आतंकी घटनाओं पर गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी की। बताया गया कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर वालों से मिलने के लिए उन्हें राजौरी जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। इस बीच जापान ने अपने कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एंट्री मिलेगी। और मुमकिन है कि इस बेस पर दोनों देश साझा युद्ध अभ्यास भी करें। जापान के पीएम की 5 देशों की यात्रा के बीच आई ये खबर बड़ी है, क्योंकि उनका ये दौरा जापान की सुरक्षा की नई रणनीति तैयार करने के लिए हो रहा है, जिसमें अमेरिका का रोल सबसे बड़ा होगा। क्योंकि जापान की मीडिया ने दावा किया कि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं। और फुमियो किशिदा इस बारे में अमेरिका से बात करने वाले थे और उनके दौरे के आखिरी दिन खबर आई कि जापान अपने एक द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी कर चुका है। और जैसे ही उसके कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बन जाएगा, अमेरिका का F-35 विमान वहां पहुंच जाएगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जापान पूरी तैयारी से आने के मूड में है। वहां के पीएम इसी वजह से फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकले थे, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि अमेरिका समेत सभी 5 देशों ने चीन के खिलाफ जापान का साथ देने का वादा किया। अमेरिका तो खुलकर जापान के साथ खड़ा हो गया और उसने चीन को चेतावनी दी कि अगर जापान पर कोई हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और इस स्थिति में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिका और जापान के बीच एक रक्षा संधि है, जिसके आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इधर वैष्णो देवी से सीजन की पहली बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया। वैष्णो देवी में रात के वक्त शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक चलती रही और कुछ ही देर में मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को तो रोका ही गया, साथ ही मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बैटरी कार सेवा को भी रोक दिया गया।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले। ये जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से दी गई। इस मामले में बाइडेन का भी बयान आया और उन्होंने जांच में सहयोग देने का वादा किया। लेकिन बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से मिले सीक्रेट दस्तावेजों ने विरोधियों को मौका दे दिया और सवाल पूछा गया कि एफबीआई ने बाइडेन के घर छापा क्यों नहीं मारा, जबकि बाइडेन के घर से 2 बार दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछले साल अगस्त में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई ने छापा मारा था और ट्रंप के घर से 12 बॉक्स बरामद किए गए। इस घटना के बाद ट्रंप भड़क गए थे, जबकि बाइडेन ने कहा था कि उन्हें एफबीआई की कार्रवाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाइडेन के घर से दस्तावेज मिलने की औपचारिक खबर आई, ट्रंप एंड कंपनी सक्रिय हो गई और एफबीआई पर दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। हालांकि पिछली बार की तरह बाइडेन ने इस बार भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने दफ्तर से दस्तावेज मिलने पर हैरानी जताई और जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया, जबकि व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि जो बाइडेन के निजी दफ्तर से बरामद दस्तावेज तब के हैं जब वो उपराष्ट्रपति थे। इस मामले की जांच के लिए एक वकील भी नियुक्त कर दिया गया, जिसके बारे में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने जानकारी दी और बताया कि इस मामले की जांच के लिए वकील नियुक्त हो चुका है, जो 2009 से 2016 के बीच के इन दस्तावेजों की जांच करेगा। ये वो वक्त था जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी इससे खुश नहीं है और पूछ रही है कि बाइडेन के घर पर एफबीआई के छापे क्यों नहीं पड़े, जबकि वहां से सीक्रेट दस्तावेज मिल चुके हैं और एफबीआई के पास कार्रवाई करने का पूरा बेस तैयार है। इधर संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि सत्र के दौरान 66 दिन में 27 बैठकें होंगी और हर साल की तरह 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति बनने के बाद उनका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ये पहला संबोधन होगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए जापान ने ताइवान के नजदीक मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि समंदर में जापान की यह तैयारी पूरे एशिया पैसिफिक में खलबली मचा सकती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापान उस योनागुनी द्वीप पर मिलिट्री बेस बना रहा है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यह द्वीप ताइवान से महज 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिस पर सालों से जापान का अधिकार है, जबकि चीन का कहना है कि जापान ने अवैध तरीके से द्वीप पर कब्जा कर रखा है और इसी वजह से जापान को यह डर सता रहा है कि चीन कहीं उसका ये द्वीप हथिया न ले, जिसे देखते हुए जापान ने योनागुनी द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाने का काम शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान वहां जमीन से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलें भी तैनात करने वाला है, ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। जापान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के बाद चीन से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही है और इसी वजह से जापान खुद को मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि चीन की सेना कई बार ताइवान के साथ साथ जापान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुकी है। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने ताइवान को डराने के लिए कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल की थी और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान चीन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें योनागुनी द्वीप के पास गिरी थी, जिसका जापान ने विरोध किया था, जिसके बाद चीन ने यह कह दिया था कि मिसाइलें जापान की नहीं बल्कि उसकी सीमा में गिरी हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने योनागुनी द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी तैयारियों को देखकर चीन भी चुप बैठने वाला नहीं है, इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में समंदर में तनाव और बढ़ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे की गाड़ी से हूटर हटाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे की गाड़ी को घेरे नजर आए, जबकि एक पुलिस वाला गाड़ी से हूटर हटाता दिखा। पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान भी काटा। हूटर बजाकर चलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसकी गाड़ी को सीज किया जाएगा। संभल में पुलिस ने हूटर के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। उधर ईरान के विदेश मंत्री अगले हफ्ते तुर्की का दौरा करने वाले हैं। ये जानकारी तुर्की के विदेश मंत्री ने दी। ये दौरा ऐसे समय में होगा जब सीरिया और तुर्की के बीच बातचीत करवाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश रूस कर रहा है और इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री के दौरे की जानकारी दे दी। तुर्की के विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अगले हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में ईरान के राष्ट्रपति भी तुर्की आ सकते हैं, जबकि रूस तुर्की और सीरिया के बीच बातचीत की कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन बातचीत की कोई तारीख तय नहीं कर पाया। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री के तुर्की दौरे की तारीख आ गई। सीरिया कई सालों से गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जिसमें ईरान और रूस सीरिया की सरकार का साथ देते हैं और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों के साथ है। यही नहीं, कुर्द लड़ाकों की वजह से भी उसने सीरिया की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि तुर्की आरोप लगाता है कि उत्तरी सीरिया से आए कुर्द लड़ाके तुर्की में आतंकवाद फैलाते हैं और इसी वजह से उसने सीरिया में घुसकर उन्हें मारा।
तुर्की का सीरिया में कुर्द लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ सीरिया में गृह युद्ध भी चल रहा है। यानी सीरिया की एक तरफ कुआं है और दूसरी ओर खाई। रूस और ईरान उसे इसी मुसीबत से निकालना चाहते हैं और अस्ताना शांति समझौते के तहत सीरिया में शांति की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान, तुर्की और रूस ये तीनों देश इस समझौते का हिस्सा हैं और उन्हें सीरिया में कूटनीतिक तरीके से शांति स्थापित करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से रूस तुर्की और सीरिया के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले हफ्ते में रूस की मध्यस्थता में तुर्की और सीरिया के बीच बातचीत हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री तुर्की पहुंचने वाले हैं और जैसे तुर्की के इरादे हैं, उनसे लगता है कि वो ईरान को शीशे में उतारने की कोशिश करेगा। यानी सीरिया के मुद्दे पर ईरान को अपने पाले में खींचना चाहेगा, क्योंकि वैसे ही वो वहां की सरकार के खिलाफ है। रही बात कुर्द लड़ाकों की, तो उनकी वजह से वो रूस से जबान लड़ा चुका है, क्योंकि रूस ने तुर्की को सीरिया पर वक्त बेवक्त हमला करने से रोका था, लेकिन तुर्की ने उसकी एक नहीं सुनी और अब तो वो सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों से सीरिया को जहन्नुम बनाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि वो सीरिया की सरकार के सबसे बड़े समर्थकों में एक ईरान से नजदीकी बढ़ाना चाहता है। इधर पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान बैंकिंग और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। 303 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स 60,261 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 98 अंकों की बढ़त के साथ 17,956 पर बंद हुआ। उधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी को न्योता नहीं दिया। इससे पहले केसीआर ने 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में होने वाली रैली में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बुलाया था। यानी कांग्रेस और केसीआर दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, जिससे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होने वाला प्लान फ्लॉप होता दिखा, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस की नहीं बनी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में केसीआर को न्योता नहीं मिला। तो राज्य इकाई का इनपुट लेने के पश्चात जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय आपके सामने हो। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में 23 पार्टियों को न्योता दिया, जिनमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी शामिल हैं। विपक्षी पार्टियों में उठापटक के बीच कांग्रेस ने संकेत दिया कि वो अपनी विचारधारा से मेल खाने वालों को साथ लेकर चलना चाहती है। जो आना चाहे वो आए, लेकिन केसीआर की चौथा मोर्चा बनाने की योजना कांग्रेस की कोशिश पर पानी फेर सकती है, जिससे विपक्ष का फायदा हो न हो बीजेपी की चांदी हो जाएगी, क्योंकि 2024 में उससे लड़ने के लिए बिखरा हुआ विपक्ष मैदान में उतरेगा। इस बीच यूक्रेन की जंग में नए कमांडर को उतारने के बाद रूस ने काला सागर में घेरेबंदी तेज कर दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपनी नौसेना के एक अड्डे से एक बड़ा जंगी जहाज और 3 पनडुब्बियां काला सागर में भेज दी, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि रूस काला सागर से लगे यूक्रेन के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने अपनी नौसेना के नवरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मरगनोव काला सागर में भेज दिया। कहा जाता है कि रूस के इस युद्धपोत में इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों को अपने घुटनों पर ला दे। इसके साथ ही इस जंगी जहाज पर कई घातक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है और रूस का ये जंगी जहाज क्राइमिया की तरफ से होते हुए काला सागर में पहुंचा है, जहां से यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के लिए तैनात कर दिया गया। और फिर सिर्फ रूस का ये खतरनाक युद्धपोत ही नहीं, बल्कि 3 पनडुब्बियां भी ब्लैक सी में दाखिल हो चुकी है। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस घातक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें यूक्रेन के सीने पर लाकर बिठा दिया गया, जिसके बाद यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के शहरों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अपने नवरोसिस्क बेस में मौजूद 4 पनडुब्बियों में 3 को एक साथ कहीं जंग में भेजा हो। यानी रूस अगर इस बार काला सागर से यूक्रेन पर हमला बोलेगा तो फिर वो आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि रूस की इन पनडुब्बियों पर वही कलिब्र मिसाइलें तैनात हैं जिन्होंने यूक्रेन को पहले भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई थी। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में जंग की कमान संभाल रहे कमांडर सर्गेई सुरविकिन को हटाकर वैलेरी गेरासिमोव को नया कमांडर बना दिया, जिसके बाद यूक्रेन पर भीषण हमला तय माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। इस क्रूज में 31 यात्री सवार हुए जो भारत की संस्कृति की झलक देखेंगे और 51 दिन में भारत की 50 जगहों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई। पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज में किसी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं और इसे गंगा बेल्ट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उधर अमेरिका ने खुली चेतावनी दी कि उसकी सैटेलाइटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब चीन और रूस को अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका कुछ ही दिनों में जापान के साथ अंतरिक्ष में सुरक्षा से जुड़ा एक समझौता करने वाला है
और उससे पहले ही अमेरिका ने चीन और रूस को बड़ी नसीहत दे दी। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि उसकी और जापान की सैटेलाइट पर वार हुआ तो फिर वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले अमेरिका की स्पेस फोर्स ने आशंका जताई थी कि चीन उसकी सैटेलाइटों को निशाना बनाने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्पेस फोर्स अमेरिकी एयरफोर्स की अंतरिक्ष से जुड़ी इकाई है और उसके मुताबिक चीन जैमर और लेजर की नई तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में अमेरिका की सैटेलाइटों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और स्पेस फोर्स की इसी चेतावनी के बाद अमेरिका ने सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि जापान की सैटेलाइटों की तरफ भी देखने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उसका जवाब भी अमेरिका ही देगा। यानी अगर चीन जापान की सैटेलाइटों पर हमले की तैयारी करेगा तो अमेरिका जापान के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएगा। अमेरिका पहले से ही चीन के खिलाफ जापान के साथ खड़ा है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो उनके रिश्ते को अंतरिक्ष में भी मजबूत करेगा। खबर के मुताबिक अमेरिका और जापान में आने वाले हफ्ते में यह समझौता हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी हमला होने पर जापान की ढाल बन जाएगा। इधर जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन इस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी की पत्नी ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर वहां से भी राहत नहीं मिली। अवैध है, अवैध अतिक्रमण पूरा हटाया जाएगा। मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंची थी। असल में पिछले महीने राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। तब से पुलिस पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आरोपी भूपेंद्र सारंग की तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने भूपेंद्र सारंग के घर को अवैध बताते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया। उधर तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर तनातनी चल रही है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस इन दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो न सिर्फ घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कई बार उनकी सेना आमने सामने तक हो चुकी है। इसी बीच ग्रीस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए घातक ड्रोन बनाने में जुट गया है। खबर है कि ग्रीस जल्द ही नए ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर देगा। बताया गया कि जब ये खतरनाक ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा तब ग्रीस उसे अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात कर देगा, ताकि वो तुर्की के हथियारों का सामना कर सके। कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, जिसकी एक तस्वीर जवाहर टनल से भी सामने आई। वहां मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बारामूला में सड़क से लेकर मकान की छत तक सब कुछ सफेद नजर आया। शोपियां में तो सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास LAC पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन की इस नई साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एक बार फिर LAC पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है और इस बार चीन पूर्वी लद्दाख की तर्ज पर ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है। 2020 में सैन्य अभ्यास की आड़ में चीन ने लद्दाख में LAC के पास भी ऐसा ही किया था, लेकिन मिलिट्री ड्रिल खत्म होने के बाद भी चीन ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई। और उसके कुछ दिनों बाद ही गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। और अब खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि एक बार फिर चीन सैन्य अभ्यास की आड़ में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। और आशंका ये जताई जा रही है कि गलवान की तरह वो सिक्किम के पास डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली और इसके लिए सेना ने LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। साथ ही रिजर्व फोर्स के जवानों को भी वहां तैनात किया गया है। इससे पहले 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों ने LAC पार करने की कोशिश की थी और उस दौरान भारतीय सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन लद्दाख वाली हरकत ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कर सकता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक चीन ने डोकलाम में भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हालांकि भारत चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। उधर अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री फजल अहमद मनावी के पंजशीर में मौजूद घर में आग लग गई। बताया गया कि यह आग मकान की 5वीं मंजिल से फैली, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर पहुंचकर आग को बुझा लिया, लेकिन इस घटना में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फजल अहमद मनावी ने इसके लिए तालिबान को कसूरवार ठहराया। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कहा था कि वो तालिबान के युद्ध के दौरान किए गए अपराधों की जांच शुरू करेंगे। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के हैकरों के एक ग्रुप ने अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। खबर के मुताबिक रूस के हैकरों ने पिछले साल अगस्त और सितंबर के महीने में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब में सेंध लगाई थी।
और वहां के परमाणु वैज्ञानिकों को ईमेल भेजे। दावा है कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली लैब में सेंध रूस के कोल्ड रिवर नाम के हैकरों के एक ग्रुप ने लगाई। पहले इस ग्रुप ने न्यूक्लियर रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों के सिस्टम को हैक किया। इसके बाद उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों के सिस्टम के पासवर्ड को हासिल करने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हैकरों के समूह ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में अमेरिका की 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैब को निशाना बनाया था। हालांकि कोल्ड रिवर के हैकर उन वैज्ञानिकों का पासवर्ड चुराने में कामयाब हुए या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही उन तीनों रिसर्च लैब की तरफ से इस बारे में किसी तरह की शिकायत की गई। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ढाबे पर हुए हमले के बाद हाथ काट कर ले जाने वाले अपराधियों की जानकारी देने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। दिल दहला देने वाला यह हमला 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें जुगुन राणा नाम के एक आदमी पर करीब 12 लोगों ने हमला किया और उसके दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले गए थे। आरोप है कि इस वारदात को अंकुश कमालपुरिया नाम के गैंगस्टर ने अंजाम दिया। सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। बताया गया कि अंकुश कमालपुरिया के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि बर्फीले तूफान में किश्तवाड़ को जोड़ने वाले कुछ रास्ते बंद हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बर्फ पानी की तरह बहती नजर आई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। इस बीच खबर है कि जंग में यूक्रेन के पायलटों के लिए रूस के सुखोई 57 लड़ाकू विमान खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। इस बात की जानकारी यूक्रेन के मिग 29 फाइटर जेट के कुछ पायलटों ने अमेरिकी मीडिया को दी और बताया कि यूक्रेन के पायलटों के लिए रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान काल बन गया है, क्योंकि इससे दागी गई R-37M मिसाइलें यूक्रेन के विमानों को मिनटों में तबाह कर रही हैं। R-37M लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइलें हैं जो हवा में ही दुश्मन को ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। ये मिसाइल इतनी क्षमता रखती है कि तेज रफ्तार से आसमान में उड़ान भर रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को चंद सेकंड में उड़ा सकती है। सबसे खास बात यह है कि 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी इस मिसाइल से नामो निशान मिटाया जा सकता है। और यही वजह है कि रूस की ये मिसाइल इन दिनों यूक्रेन के पायलटों के लिए सिरदर्द का कारण बनी हुई है, क्योंकि रूस 5वीं पीढ़ी के जिन सुखोई विमान से यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है वो इन खतरनाक मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसके कारण यूक्रेन पर मंडरा रहा खतरा दुगना हो चुका है। रूस ने पहले ही जंग में Su-57 फाइटर जेट को उतारकर खलबली मचा दी है। सुखोई 57 रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट हैं, जो यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि इस जंग में उसने अब तक एक भी सुखोई 57 नहीं खोया। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज उसके एक भी सुखोई 57 फाइटर जेट को छूने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में R-37M मिसाइल के इस्तेमाल से यूक्रेन कांप उठा। इस बीच यूके के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों को खोने के डर से यूक्रेन की एयर स्पेस से पीछे खींच रहा है, ताकि उसके ये फाइटर जेट यूक्रेन के निशाने पर न आ जाएं। इधर बिहार के अररिया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला करके एक आरोपी को छुड़ा लिया। बताया गया कि इस हमले में कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं, क्योंकि उस आरोपी को छुड़ाने के लिए वहां जुटे लोग हाथों में डंडे लेकर पुलिस वालों के पीछे दौड़े। सामने आए वीडियो में भी दिखा कि अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की उस टीम ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी नहीं माने और तब तक पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे जब तक वो रुक नहीं गई। पुलिस की गाड़ी को रोकने के बाद गुस्साए लोगों ने उसके शीशे तोड़ डाले। ऐसे में एक पुलिस वाला उन गांव वालों को समझाने के लिए नीचे उतरा भी, लेकिन उन्होंने उसे घेर लिया। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मंदिर में खालिस्तान के कुछ समर्थकों ने तोड़फोड़ की और तो और उन्होंने मंदिर की दीवारों पर भारत के विरोध में कई तरह के नारे भी लिखे। आरोप है कि खालिस्तान समर्थक मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद वहां से फरार हो गए। इस बीच पहले से ही स्वीडन पर भड़का तुर्की गुस्से से फट पड़ा। स्वीडन में कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी की वजह से तुर्की ने उसकी नेटो की सदस्यता पर अड़ंगा लगाया हुआ है, लेकिन अब स्वीडन से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद उसे नेटो का सदस्य बनाना तो दूर हो सकता है कि तुर्की उस पर टूटी पड़े। क्योंकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से सामने आए वीडियो में कुछ लोग तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तायिप एर्दोगान के पुतले को एक खंबे से उल्टा लटकाए नजर आए। बताया गया कि वीडियो में दिख रहे लोग कुर्द समुदाय से जुड़े थे, जिन्होंने एर्दोगान की तुलना इटली के मुसोलिनी से करते हुए उन्हें तानाशाह बता दिया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। ऐसे में इस वीडियो को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने स्वीडन पर उसकी आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीडन कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लेने के दावे कर रहा है, लेकिन तुर्की ने कहा कि सच्चाई यह है कि कुर्द लड़ाके स्वीडन में खुलेआम तुर्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तुर्की ने साफ कर दिया कि अब तो वो स्वीडन को नेटो का सदस्य कतई नहीं बनने देगा, जिसके बाद स्वीडन में हंगामा खड़ा हो गया।
तुर्की को शांत करने के लिए आनन फानन में स्वीडन के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो की आलोचना कर डाली, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तुर्की नहीं माना। उसने अपने यहाँ तैनात स्वीडन के राजदूत को तलब कर लिया और तो और तुर्की जाने वाले स्वीडन की संसद के स्पीकर का दौरा भी रद्द कर दिया गया। इधर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नशे की हालत में एक आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की, जिस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया, क्योंकि वो आदमी सड़क पर लगी होर्डिंग से लटक गया। सामने आए वीडियो में भी दिखा कि नशे की हालत में वो आदमी काफी देर तक यूं ही होर्डिंग को पकड़कर लटका रहा। ऐसे में वहां सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने उस आदमी को बचाने की कोशिश की। इसके लिए एक बस को ऐसे खड़ा किया गया कि वो शख्स गिरे तो उसकी छत पर ही गिरे। उसके पास एक रस्सी भी फेंकी गई, जिसकी मदद से वो कुछ देर बाद नीचे उतर आया। बाद में पुलिस उस तक पहुंची, साथ ही उस आदमी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। उधर महाराष्ट्र के शिरडी में हाईवे पर हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। हादसा एक बस और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर से हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में बस के परखचे उड़ गए, जबकि ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मुंबई से शिरडी जा रही इस बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन में जारी स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि देश भर में एम्बुलेंस चलाने वाले करीब 25,000 से ज्यादा ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य कर्मी पिछले कई दिनों से वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसके पूरा न होने पर वो हड़ताल पर बैठ गए। आरोप है कि इसके बाद वहां अस्पतालों में मरीजों की जान पर बन आई। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इससे जल्द निपटने का भरोसा दिया। Urgent action, increasing bed capacity by 7,000 more. हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिया कि सड़क दुर्घटना या इमरजेंसी की हालत में वो मरीजों की जान से समझौता नहीं करेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मनाली को लेह से जोड़ने वाले अटल टनल के पास तो करीब 2 फीट तक बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों की गाड़ियों के अटल टनल से गुजरने पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि सोलंग नाला से अटल टनल के बीच भारी बर्फबारी की वजह से फिसलन हो गई, इसलिए प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिन तक बर्फबारी का अनुमान जताया। उधर पाकिस्तान में आटा मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि पुलिस वालों ने भी इसकी चोरी शुरू कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है, जिससे लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कई जगहों पर सब्सिडी वाला आटा पहुंचाया, लेकिन वो अब तक ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। इस बीच कई जगहों पर पुलिस ने आटे की चोरी कर लोगों को इससे और दूर कर दिया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि सब्सिडी वाला आटा पहुंचते ही पाकिस्तान पुलिस के कई जवान आटे की बोरियों को अपनी गाड़ी में भरने लगे। लोगों का आरोप है कि इसी तरह पुलिस कई जगह आटे पर डाका डाल रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भी लोग परेशान दिखे। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तेंदुए की वजह से दहशत मच गई। वहां कुछ लोगों ने एक खेत में उस तेंदुए को घूमते देखा और फिर उसे भगाने के लिए वहां डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने तेंदुए को घेर कर डंडे से उसे डराया, उसने भागते हुए एक आदमी को पीछे से झपट लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था, बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चेर्नोबिल, चर्निहिव, जतोमर और राजधानी कीव रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली
एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है। और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और जेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है। बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने में लगा है, लेकिन जब उसके पड़ोसी पोलैंड ने उससे लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का मन बनाया तो बेलारूस ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी कदम ठहरा दिया। और तो और बेलारूस यहां पर भी नहीं रुका। पोलैंड के साथ इस विवाद में उसने अपने साथी देशों को भी घसीट लिया और उसने पोलैंड के फैसले को रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO के खिलाफ खतरा बता दिया। CSTO में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। CSTO का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कि कहता है कि अगर CSTO के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा CSTO अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। मतलब बेलारूस इसे नेटो वर्सेस CSTO बनाने की कोशिश में है। इस बीच ईरान और इजरायल में एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखने लगे। इजरायल के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा, क्योंकि इजरायल के आर्मी चीफ ने सीधा ईरान पर हमले की योजना का जिक्र कर दिया। इजरायल के आर्मी चीफ से एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल हुआ था। जवाब देते हुए उन्होंने इजरायल की फौज का खतरनाक प्लान बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल की फौज को केवल सरकार के एक इशारे का इंतजार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी मिसाइल के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के बेहद करीब हैं, जिसकी इजरायल के पास पूरी जानकारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इजरायल ने पहले से ईरान के परमाणु बमों को निशाना बनाने की तैयारी की हुई है। यही वजह है कि इजरायल के आर्मी चीफ का यह बयान आग में घी डालने वाला साबित हुआ, क्योंकि पहले से ईरान के तेवर गर्म है। ईरान लगातार मोसाद पर ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पिछले एक महीने में ऐसे 7 लोगों को ईरान फांसी की सजा दे चुका है, जिनका कनेक्शन इजरायल से बताया जा रहा है। बल्कि ईरान का आरोप तो यह है कि वो 7 लोग इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस थे। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा इजरायल का बयान बड़े बवाल की वजह बन सकता है। पिछले महीने ही ईरान ने दावा किया था कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। इधर दिल्ली के कंझावला में अंजलि मौत मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद अंजलि मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और 11 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। ये सभी पुलिस वाले उस रात कंझावला इलाके में PCR वैन और पुलिस पिकेट पर तैनात थे। 31 दिसंबर की रात आरोपियों की कार से घसीटे जाने के बाद अंजलि की मौत हो गई थी। उधर ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनते ही रूस भड़क गया। ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप के करीब रूस के जंगी जहाजों के मंडराने का एक वीडियो रूस ने जारी किया और दुनिया को दिखा दिया कि उसके एक इशारे पर ब्रिटेन का यह जहाज तबाह होने वाला था। क्योंकि वीडियो में रूस के 3 फाइटर जेट ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद करीब दिखे। इनमें 2 को तो सुखोई 24 बताया जा रहा है, जो आसमान से सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ब्रिटेन के इतने बड़े जहाज पर अगर रूस के फाइटर जेट बम बरसा देते तो एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये घटना जुलाई 2021 की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो रूस ने अब जारी किया, जिसकी वजह है HMS क्वीन एलिजाबेथ पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर। इसमें दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर की एक चेतावनी के बाद रूस के फाइटर जेट पलट गए। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसकी लागत 320 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन और बेलारूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। मतलब यह कि रूस के साथ जंग के बीच ही यूक्रेन और बेलारूस में भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके संकेत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिए जब उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर धावा बोल सकता है और इसके लिए बेलारूस की सेना का एक काफिला भी यूक्रेन से लगी सीमा की तरफ रवाना हो गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बेलारूस की सेना के इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में टैंक नजर आए, जो यूक्रेन के उत्तर से लगी बेलारूस की सीमा पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। इससे पहले यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे जेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी फौज को बेलारूस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जेलेंस्की के इस ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग छिड़ सकती है।
क्योंकि बेलारूस ही पुतिन का वो अकेला साथी है जो जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। कहने को तो बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है, लेकिन युद्ध में वो लगातार अपने पड़ोसी के लिए ही गड्ढा खोद रहा है और पुतिन के आगे लुकाशेंको ऐसे बिछ गए कि पूरा बेलारूस ही रूस के हथियार डिपो में बदल गया, जहां अब भी रूस से भर भर कर घातक हथियार और मिसाइलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर बेहद घातक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह एक बार फिर बेलारूस ही बनने जा रहा है। इसीलिए जेलेंस्की ने हुंकार भरी कि अब बेलारूस से ही दो हाथ करने का वक्त आ गया है और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस की सीमा पर पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया ताकि पुतिन की फौज को हमला करने से पहले ही रोका जा सके। इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे, उसे बेलारूस बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने बेलारूस देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से। आर्मेनिया के नखरे दिखाने के बाद रूस ने भी अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। रूस ने अजरबैजान और आर्मेनिया का मसला न सुलझने के लिए आर्मेनिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये रूस की आर्मेनिया पर दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले आर्मेनिया ने अपने यहां रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO की ड्रिल कराने से मना कर दिया था। मतलब रूस का दोस्त होने के बावजूद आर्मेनिया जैसे छोटे देश ने पुतिन को ना कह दिया था। रूस के खिलाफ आर्मेनिया के तीखे तेवर दुनिया भर में हेडलाइन बन गए थे। सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों पर रूस की कमजोर पड़ती पकड़ के दावे होने लगे थे। रूस ये कैसे बर्दाश्त कर लेता? इसलिए रूस ने भी आर्मेनिया के पर कतरने का पैंतरा चल दिया। उसने अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया में आर्मेनिया को ही विलेन बता दिया। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागोर्नो कराबाख के इलाके के विवाद का हल इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि आर्मेनिया बातचीत से भाग रहा। रूस ने आरोप लगाया कि पिछले महीने आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ बात करने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में अगर आर्मेनिया वाकई शांति चाहता है तो उसे बातचीत की मेज पर लौटना ही होगा। यानी रूस ने आर्मेनिया को ही गुगली दे दी और उस पर शांति वार्ता फेल होने का आरोप लगाकर दुनिया की नजरों में उसे कसूरवार ठहरा दिया, जिससे आर्मेनिया बैकफुट पर आ गया। रूस और आर्मेनिया शुरुआत से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले महीने सब कुछ बदल गया। दिसंबर से आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। वहां तैनात रूस की सेना अब तक रास्ता खुलवा नहीं पाई है। उसी बात से आर्मेनिया रूस पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इसलिए बीते मंगलवार को उसने CSTO की मिलिट्री ड्रिल की मेजबानी करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन पुतिन अपनी मुट्ठी से आर्मेनिया को कैसे निकलने दे, इसलिए रूस ने भी आर्मेनिया को उसकी जगह दिखाने का मन बना लिया। उधर आर्मेनिया को अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी से बचाने के लिए भारत मैदान में उतर सकता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारत आर्मेनिया के सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड कर सकता है और उसके फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग भी दे सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सच है कि बीते कुछ महीनों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग काफी बढ़ा है। पिछले साल ही आर्मेनिया ने भारत को पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की 4 बैटरियों का ऑर्डर दिया था। अब दोनों देशों की वो साझेदारी और आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदना चाहता है और उससे अपने सुखोई 30 विमान को अपग्रेड करवाना चाहता है। भारत के पास 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। इनमें ज्यादातर जेट भारत ने खुद बनाए हैं। भारत के पास इन एयरक्राफ्ट को बनाने और उड़ाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ऐसे में आर्मेनिया की पहली पसंद भारत बना हुआ है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तेंदुए की वजह से दहशत मच गई। वहां कुछ लोगों ने एक खेत में उस तेंदुए को घूमते देखा और फिर उसे भगाने के लिए वहां डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने तेंदुए को घेर कर डंडे से उसे डराया, उसने भागते हुए एक आदमी को पीछे से झपट लिया और उसकी पीठ पर इतनी ताकत से पंजा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि तेंदुए को भगाने की कोशिश में गांव के 2 लोग घायल हो गए। पैंथर ने पलट के आक्रमण किया, जिसमें दो व्यक्तियों को हल्के हल्के से पंजे लग गए हैं। हालांकि गांव में तेंदुआ दिखने की खबर मिलते ही वहां वन विभाग की एक टीम भी पहुंच गई, जिसने उसे किसी तरह दोबारा जंगल की तरफ भगा दिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देने वाले रैपिडो ऐप पर रोक लगा दी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई तक ये रोक जारी रहेगी, क्योंकि रैपिडो ऐप ने किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सेवा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था। हालांकि कंपनी ने दलील दी कि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये दलील नहीं मानी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने धमकी भरे पोस्टर लगाने और आतंकियों की मदद करने के आरोप में अल्ताफ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जिस पर पोस्टर के जरिए लोगों को डराने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। अल्ताफ नाम के इस आरोपी पर पाकिस्तानी आतंकियों से संपर्क में होने का भी इल्जाम है। पुलिस ने उससे 2 मोबाइल फोन और कुछ खुफिया दस्तावेज बरामद करने का दावा किया। उधर ईरान के नेवी चीफ ने ऐलान किया कि वो पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान कर रहे, जिसके बाद ईरान के जंगी जहाज पहली बार प्रशांत महासागर में एंट्री ले लेंगे। लेकिन ईरान के लिए पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की उस पर नजर है और उसे मालूम है कि अगर ईरान ने समंदर के इस हिस्से में एंट्री कर ली तो फिर तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ईरान पनामा स्ट्रेट के जरिए दक्षिण अमेरिका में बसे देशों से नजदीकी बढ़ाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। यही नहीं, एक और डर यह भी है कि ईरान पनामा स्ट्रेट से हथियारों की तस्करी कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका की ईरान की हर हरकत पर नजर है। वो पनामा स्ट्रेट में तगड़ी सुरक्षा का प्लान बनाने में भी जुट गया है, क्योंकि पनामा स्ट्रेट में बनी 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर समंदर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर ईरान का जहाज वहां पहुंच गया तो फिर तो उसकी एंट्री प्रशांत महासागर में हो जाएगी और ऐसा पहली बार होगा जब ईरान का जंगी जहाज प्रशांत महासागर में घुसेगा। ईरान ने इसका फुल प्लान भी बना लिया है और उसके नेवी चीफ ने कहा कि ईरान के जहाज केवल 2 स्ट्रेट में नहीं है, जिनमें एक पनामा स्ट्रेट में जल्द ही ईरान की मौजूदगी होगी। और जैसे ही ईरान का यह बयान आया, अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि अगर पनामा स्ट्रेट में ईरान ने कुछ गड़बड़ की तो केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और उनका आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि ईरान को केवल व्यापार करना होता तो वहां सामान्य जहाज भेजता, जंगी जहाज नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले समय में उनकी नौसेना की भूमिका बढ़ेगी, जिसके बाद वहां के नेवी चीफ ने भी बयान दिया कि ईरान को समंदर में अपनी ताकत बढ़ानी होगी और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि पनामा स्ट्रेट के रास्ते ईरान की नौसेना अमेरिका के नजदीक पहुंचने की कोशिश में है। इधर खबर है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया और उनसे 2 टूक कह दिया कि अगर गहलोत बजट पेश कर देते हैं तो फिर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि 23 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट इससे पहले कुछ बड़ा फैसला चाहते हैं। उनके दबाव का असर कांग्रेस नेताओं के बयान पर नजर भी आया। जो रास्ता खड़गे जी, संधावा जी और सभी नेता ढूंढ निकालेंगे वो कांग्रेस को मजबूत करेगा राजस्थान में। सचिन पायलट के राहुल को अल्टीमेटम देने की खबर सूत्रों ने दी, लेकिन ये तो सबको पता है कि पायलट आला कमान के भरोसे बैठे हैं और अब तक उनके हाथ खाली हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनका सब्र जवाब दे गया, जिसने राहुल के सामने राजस्थान में पार्टी को जोड़े रखने की चुनौती खड़ी कर दी और बीजेपी के लिए आगे की राह आसान कर दी, क्योंकि पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 181 को दोबारा शुरू करने का फैसला ले लिया, जिसके जरिए महाराष्ट्र की महिलाएं जरूरत पड़ने पर पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की मदद ले पाएंगी, जिसके लिए उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नंबर 181 डायल करना होगा। महाराष्ट्र में ये सेवा 2014 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सीएम हेल्पलाइन नंबर के दायरे में शामिल कर लिया गया था। उधर खबर है कि पुतिन एक मीटिंग के दौरान अपने देश के उप प्रधानमंत्री पर भड़क गए। बताया गया कि पुतिन ने उन्हें कुछ दिन पहले अपनी फौज के पास हुई विमानों की कमी का हल निकालने का आदेश दिया था, लेकिन वो समस्या जस की तस होने से पुतिन का पारा चढ़ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस मीटिंग के दौरान जब रूस के डिप्टी पीएम ने अपनी तरफ से सफाई दी तो पुतिन ने उन्हें सबके सामने लताड़ दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी पुतिन ने देश के उप प्रधानमंत्री को दी थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हुए, जिसके बाद पुतिन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और पुतिन ने उन्हें 1 महीने की आखिरी वार्निंग दे दी, यानी अगर 1 महीने के अंदर फौज को उनकी जरूरत के मुताबिक लड़ाकू विमान न मिले तो इसकी कीमत रूस के डिप्टी पीएम को चुकानी पड़ सकती है। इधर एक्टर तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में आरोपी शिजान की मां पर भी सवाल उठने लगे। तुनिशा के परिवार वालों ने उन्हें भी इस केस में आरोपी बनाने की मांग की, क्योंकि उनका दावा है कि शिजान की मां तुनिशा को नशे की दवाइयां दिया करती थी। उनकी मां ने दिया तो उसमें उनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। हालांकि आरोपी शिजान के वकील ने दावा किया कि वो दवाइयां तुनिशा की मां के कहने पर ही दी जाती थी। तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, वो व्हाट्सएप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सएप वनीता शर्मा जी का है। कोर्ट ने आरोपी शिजान की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसके खिलाफ शिजान के घर वाले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उधर खबर है कि रूस की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद ब्रिटेन ने इजरायल से रक्षा उपकरण की एक बड़ी डील कर ली। वो इजरायल से खुफिया जानकारी जुटाने वाला आधुनिक ड्रोन खरीदने वाला है, जिसका नाम है मैग्नी एक्स। जानकारी के मुताबिक इसका वजन महज 2 किलो है। यही वजह है कि इजरायल के इस ड्रोन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो अपनी सतह से सीधे ऊपर की तरफ उड़ान भरता है और दुश्मन के ठिकानों की 3D इमेज मुहैया कराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है। इजराइल का दावा है कि एक बार पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ये 1 घंटे तक बगैर रुके उड़ सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन इसे इजराइल से खरीदने के लिए राजी हुआ, जिसकी खेप उसे इस साल जुलाई तक हासिल हो जाएगी। इधर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल में बंद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर धमकी देने का आरोप लगाया गया और दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने उसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट और पंजाब में खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑफर दिया। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया कि उस पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच पंजाब के फिरोजपुर में हुई मुठभेड़ में आतंकी अर्श डल्ला का साथी गुरप्यार सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे तलवंडी इलाके में घेर लिया, जिसके बाद आरोप है कि उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गुरप्यार सिंह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उधर तुर्की ने हेलीकॉप्टर की तरह रनवे पर उतरने वाले ड्रोन को 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले तुर्की का बारकताश TB2 ड्रोन यूक्रेन जंग में अपना दम दिखा चुका है, जिसके बाद तुर्की के ड्रोन की डिमांड तेजी से बढ़ गई थी। कई देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तुर्की से सौदा करने में जुट गए। इस मौके को तुर्की ने भी जमकर भुनाया। उसने बारकताश TB2 ड्रोन के बाद बारकताश किजिलेल्मा ड्रोन का भी निर्माण किया, जिसमें फाइटर जेट की ताकत है। और अब तुर्की ने हेलीकॉप्टर की तरह रनवे पर उतरने वाले बारकताश डीहा ड्रोन को भी दुनिया के सामने ला दिया। इस ड्रोन ने 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर अपना दम दिखाया। तुर्की ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह ड्रोन बादलों से ऊपर उड़ान भरता दिखा। दावा है कि यह ड्रोन लंबी दूरी तक लगातार उड़ने में सक्षम है, जिससे वो किसी भी मिशन को कामयाबी से पूरा कर लेगा। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि उसे गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चला दी। जिसके बाद मुठभेड़ में 50,000 के इस इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। सिपाही की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायर करते हुए भागा। पुलिस के मुताबिक इस बदमाश की 20 से ज्यादा मामलों में तलाश थी, जिसे मार गिराया गया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवान तोप से दुश्मन पर हमला करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले में जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि रूसी सेना ने उस पर तोप से जमकर गोले बरसाए। सामने आए वीडियो में पुतिन के जवान दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। तोप से हमले के अलावा रूसी सैनिक टैंकों से भी कहर बरपाते नजर आए। एक जंगल में मोर्चा संभालते हुए उन्होंने अपने घातक टैंकों से यूक्रेन पर जोरदार हमले करने का दावा किया। जंगल के बीच हुई भीषण गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने अपने इन हमलों में यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। हालांकि ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इधर उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 8 जनवरी को एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ लोगों पर पेपर को लीक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले की जांच में एसटीएफ जुट गई और पटवारी परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 8 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये एग्जाम 12 फरवरी को होगा। उधर भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात ने भी हाथ बढ़ाया। उसने न सिर्फ पाकिस्तान को पुराना कर्ज लौटाने की मियाद बढ़ाई, बल्कि हजारों करोड़ का नया कर्ज देने का भी वादा कर दिया, ताकि कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। क्योंकि महंगाई, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। उसके पास न पैसा है और न ही अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झोली लेकर अलग अलग देशों से गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर है कि पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर यूएई ने भी उसे दिए $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ का कर्ज लौटाने की मियाद बढ़ा दी। इसके अलावा वो $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ का नया कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गया। मतलब ये कि मुस्लिम देशों के आगे पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना इस बार भी काम आ गया। असल में इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है। और इसी हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिनेवा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान को $8.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 70,000 करोड़ की सहायता का वादा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा के बाद शहबाज शरीफ 12 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर सीधे यूएई पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। जिसके बाद यूएई ने पाकिस्तान को न सिर्फ नया कर्ज दिया, बल्कि दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए उसे और वक्त दे दिया। साथ ही यूएई ने पाकिस्तान को भविष्य में कारोबार बढ़ाने का भी भरोसा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब ने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था।
और उसे एक भारी भरकम रकम देने का वादा किया, जिससे पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ सके। सऊदी अरब ने मदद का ऐलान तब किया जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आगे हाथ फैलाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाने के बाद आसिम मुनीर यूएई के दरवाजे पर भी पहुंचे थे और उनके लौटने के एक रोज बाद शहबाज शरीफ भी जिनीवा से सीधा संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए, जहां उनका गिड़गिड़ाना काम आया और उन्हें मदद के नाम पर यूएई से भारी भरकम कर्ज भी मिल गया। इस बीच जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम कई दिन तक चल सकता है। दूसरी तरफ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला कि जोशीमठ की जमीन तेजी से दरक रही है और केवल 12 दिनों में जोशीमठ की जमीन करीब 5.5 सेंटीमीटर तक धंस गई। इसके लिए 27 दिसंबर को 8 जनवरी तक की तस्वीरों का अध्ययन किया गया। तस्वीरों में सेंट्रल जोशीमठ का हिस्सा दिखाया गया, जहां नरसिंह मंदिर और सेना के हेलीपैड जैसी अहम जगहें हैं। दूसरी तरफ खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन तेज हो गया। एक बड़ा सा जाल मंगाया गया, जिसे इमारत के चारों तरफ लगाया गया ताकि आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, पीछे के घरों में कोई नुकसान ना पहुंचे, उसी के चलते उसी के लिए ये बड़े बड़े नेट्स बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर लेकर आए गए हैं। दोनों होटल में लगे दरवाजे, खिड़कियां और लोहे या टिन का सारा सामान निकालने का काम तेज हो गया। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 7 से 10 दिन तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इस ऑपरेशन के लंबा चलने का खमियाजा सिर्फ जोशीमठ को नहीं बल्कि आसपास के शहरों को भी उठाना पड़ रहा है। बर्फबारी शुरू होने के बावजूद औली में पर्यटक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह है अहम रास्तों का बंद होना और लोगों में डर का माहौल बनना। बर्फबारी के दिनों का औली के होटल पूरा साल इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार बर्फबारी के बावजूद पर्यटक नहीं पहुंच रहे। 10-15 दिन से सारे होटल के जो रूम है वो खाली चल रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट जोशीमठ से लिंक कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जोशीमठ के लोगों को जल्द से जल्द बसाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इधर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 8 जनवरी की रात एक घर को आग लगाने वाले 3 आरोपियों का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो चेहरा ढके नजर आए। इनमें एक आरोपी घर को आग लगाने से पहले वहां पेट्रोल छिड़कता दिखा, जबकि बाकी उसकी मदद करते नजर आए। इस मामले में एक दिन पहले पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच खबर है कि अब जापान में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। जापान के मीडिया का दावा है कि वहां कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। खबर है कि वहां कोरोना ने ऐसा कहर ढाना शुरू किया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। जापान के मीडिया के मुताबिक वहां एक दिन में ही 489 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, क्योंकि एक दिन में करीब 2 लाख नए केस सामने आए। हालात और ज्यादा खराब न हो, इसीलिए वहां सरकार वायरस को फैलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश की भदोही पुलिस ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई और डीएम के आदेश पर भदोही पुलिस प्रयागराज पहुंची, जहां मुनादी कराकर 2 मंजिला मकान समेत उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जब्त संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा की बताई गई। 7 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन और मकान को जब्त करने का आदेश किया गया था। जेल में बंद मनीष मिश्रा पर लूट, अपहरण और बलात्कार समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस सैनिकों की भर्ती में उम्र की सीमा को बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि जवानों की कमी को पूरा करने के लिए पुतिन जल्द इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं, ताकि हर हाल में सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने सेना में जवानों की भर्ती की अधिकतम उम्र 27 से बढ़ाकर 30 करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे रूसी सेना का मकसद सैनिकों को जल्द भर्ती कर जंग के मैदान में उतारने का है। असल में यूक्रेन जंग को अब 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों में अब तक रूस के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब रूस सैनिकों की भर्ती की उम्र बढ़ा सकता है। इस समय रूसी सेना में भर्ती होने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, जिसे अब बढ़ाए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इसे 21 साल किया जाएगा। असल में जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना अलग अलग तरीके से सैनिकों की भर्ती करती आई है। पुतिन की सेना पर अपराधियों और कैदियों को भी सेना में भर्ती कर जंग के मैदान में उतारने का यूक्रेन आरोप लगाता रहा है, लेकिन दावा है कि जब इसके बावजूद सैनिकों की कमी पूरी नहीं हो पाई, तो अब रूस ने जवानों की भर्ती की उम्र को बढ़ाने की तैयारी कर ली। इधर दिल्ली में तुगलकाबाद किले की जमीन पर बने घरों को खाली करने के लिए पुरातत्व विभाग ने नोटिस जारी कर दिया। आरोप है कि दिल्ली के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद इस किले की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया,
जिसे खाली कराने के लिए पुरातत्व विभाग ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस थमा दी। एएसआई ने ये दावा किया है कि ये लैंड जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है। भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने घर घर जाकर नोटिस चिपकाए। 15 दिन में हम लोग, ये ठंडी का टाइम है, कहाँ जाएंगे? आरोप है कि लोगों ने तुगलकाबाद किले की जमीन पर अतिक्रमण कर अपने घर बनाए, लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया तो पुरातत्व विभाग ने भी नोटिस चिपकाकर लोगों को घर न खाली करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार सड़क पर दौड़ती नजर आई, जिसकी टक्कर से एक आदमी की जान चली गई, जबकि सड़क किनारे लगी कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में मोहन सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें दिसंबर में सरकारी अस्पताल के सीएमओ पद से सस्पेंड किया गया था। उधर खबर है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच नेता मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद वहां हिंसा भड़क सकती है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने ही ग्वादर में चीन के खिलाफ ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम का आंदोलन छेड़ रखा है, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पिछले महीने की 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बलूचिस्तान की पुलिस ने वहां छापेमारी की और चीन के खिलाफ ग्वादर पोर्ट के बाहर बैठे लोगों को खदेड़ दिया था और उस दौरान आंदोलन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन की अगुवाई कर रहे मौलाना हिदायतुर रहमान बच निकले। कई दिनों तक वो छिपे रहे और अपने समर्थकों को लगातार वीडियो संदेश भेजते रहे, लेकिन अब खबर है कि बलूचिस्तान की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ग्वादर और उसके आसपास के इलाके में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और आशंका ये जताई जा रही है कि मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक ग्वादर में हिंसा पर उतर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस विद्रोह को संभालने में पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि खबर है कि पूरे बलूचिस्तान में बलोच नेता मौलाना हिदायतुर रहमान के समर्थक बड़ी संख्या में हैं, जिन्होंने ग्वादर में चीन के खिलाफ पिछले कई महीनों से विद्रोह छेड़ रखा है। कुछ रोज पहले ही ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने चीनी कर्मचारियों को ग्वादर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिससे घबराकर चीन ने पाकिस्तान से नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने ही लोगों पर जमकर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी से पूरे बलूचिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे वहां के हालात बिगड़ने लगे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। वहां के मजोम रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि स्टेशन के नजदीक होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती तो हादसा हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद बडगाम से बारामूला के बीच ट्रेन सेवा रोक दी गई। उधर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का दिल्ली के पास गुरुग्राम में हार्ट अटैक से निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद यादव का अंतिम संस्कार दोपहर में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किया जाएगा। अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं। अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं, न जाने लोग भी क्या अदाकारी दिखाते हैं। सौबात की एक बात कही अकेला ने, दरख्तों की हिफाजत करने वालों डर नहीं जाना, दिखाने दो अगर कुछ सर फिरे आरी दिखाते हैं। मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौबात की एक बात करें।